नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम ई संवाद जहां हम सीधा संवाद करते हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात में सरकार कैसे आगे बढ़ रही है। आइए हम बात करेंगे हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और इसके साथ साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ, जिनके ऊपर कैबिनेट मंत्री का ताज यूं ही नहीं सज गया। इसके लिए उन्होंने कई त्याग किए और लोगों के बीच पकड़ बनाई। बैंक अधिकारी से कैबिनेट मंत्री बनने वाले इस योद्धा के खेमे में विरोधी खेमों के लोग भी हाजिरी लगाते देखे जा सकते हैं। बेदाग छवि और लोगों में उनकी मजबूत पकड़ ही उनकी कामयाबी का राज है। अनिल विज भले ही अब हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री बने हों, लेकिन उनकी शालीनता और सहजता आज भी बरकरार है। अक्सर सुबह 7 बजे सदर बाजार के अखबारों वाले चौक पर लोगों के साथ वो चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते दिखाई दे जाते हैं। 1990 में बीजेपी ने अनिल विज पर दांव लगाया और उन्हें विधानसभा के उपचुनाव में अंबाला कैंट से मैदान में उतारा। पहली बार में ही विज ने मैदान मार लिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए कमर कसी और साल 2009 और उसके बाद 2014 में शानदार जीत दर्ज की। मनोहर कैबिनेट का हिस्सा अनिल विज गृह मंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। कोरोना काल के इन मुश्किल वक्त में सरकार की नीतियों और चुनौतियों को लेकर बात करेंगे। क्या रणनीति बना रहे हैं वो, इस पर बातचीत करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन पार्ट जो 4 इस वक्त चल रहा है उसको लेकर परिस्थितियां कैसी हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद जी। विज साहब, पहले तो यही जानेंगे आपके पास इस प्रदेश के दोनों बड़े मंत्रालय जिन पर इस वक्त दारोमदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, लेकिन परिस्थितियां आज भी सामान्य नहीं है और आने वाले कई दिनों तक ऐसी ही चुनौतियां सामने आने वाली है। उसको लेकर आप कितने तत्पर नजर आते हैं? नहीं, पूरी तरह से हमने तैयारी की है जी। शुरू के दिनों में जरूर कुछ कठिनाई थी, क्योंकि जो कोरोना से लड़ने के लिए साजो सामान चाहिए था उसकी पहले से तैयारी नहीं थी। एन वक्त पर हमें सारी तैयारी करनी पड़ी। पीपी किट्स हमें उस वक्त तो हिंदुस्तान में बनते ही नहीं थे जी। अरेंज करना एक बहुत कठिन काम था। N95 अरेंज करना कठिन काम था, देश में बन ही नहीं रहे थे। और जो कोरोना की टेस्टिंग है उस वक्त सारे देश में केवल पूना में होती थी, एक लैब थी सारे देश में जी। और हरियाणा में तो कोई भी नहीं थी। आज हमने सारी चीजों को पार पाया है। आज हमारे पास पीपी किट्स भी हैं, N95 मास्क भी हैं, आइसोलेशन वार्ड भी हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटी भी है और कोविड हॉस्पिटल्स भी हमारे पास हैं। और आज हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए भी 13 वर्किंग मशीनें, जो टेस्टिंग मशीनें हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं। तो हमने तैयारी की है पूरी तरह से जी। अच्छा, इस काम में आपका सबसे ज्यादा सहयोग जो है पुलिस विभाग की तरफ से निभाया जा रहा है, उसके लिहाज से आपसे बातचीत करना चाहिए। स्वास्थ्य के अलावा तो वो कितना मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है? हालांकि कुछ जगहों से ऐसी खबरें जरूर आ जाती हैं जहां पर कभी कभी पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ता है, वही पुलिस के साथ भी कई बार ज्यादतियां हमने देखने को मिलती हैं। तो वो कितना तत्पर आपको दिखता है? हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि जो काम पहले शुरुआत में देखने को मिला उस तरीके की मुस्तैदी कुछ जगहों से अब नजर नहीं आ रही है। आज सुबह में बातचीत कर रहे थे, हमारे संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे। देखिए, ऐसा है, मेरे 4 विभाग फ्रंट लाइन पर हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जी। हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन और लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। जी। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे 4 विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ इस कोरोना काल में काम किया है। उन्होंने प्रदेश का सर ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और सभी ने, जहां तक पुलिस की बात है,
पुलिस ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि थोड़ी सी सख्ती और थोड़ा सा प्यार, कि दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि लोगों को इस कोरोना में जो इससे मांग की जा रही थी उसके लिए थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत थी। लेकिन कुल मिला के पुलिस का रोल ठीक रहा और पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो भी लोगों के सामने आया, क्योंकि अनेकों जगह पर देखा गया कि पुलिस कर्मचारी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोगों को शेल्टर होमों में पहुंचा रहे हैं। तो काफी दिन रात पुलिस विभाग ने मेहनत की है। मैं तो बल्कि मेरी अधिकारियों से हमेशा बात होती रही कि पुलिस बहुत टफ काम कर रही है, इनको बीच में रिलीफ देने का भी कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे आदमी सड़क पर खड़ा रहे तो उसे थोड़े से ढिलाई उसमें आ जाती है। और हमने वो किया भी। अब वीकली ऑफ हमने देने शुरू किए हैं। जी। अच्छा वैद साहब, एक चीज और आपसे, जैसे आप लगातार जब कभी आपके डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी पर या किसी पर इस प्रकार की कोई ज्यादती होती है, हमने देखा फरीदाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक किया गया, उसके बाद हमने दिल्ली बॉर्डर पर देखा कि हरियाणा पुलिस के जवानों पर जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। हालांकि पुलिस का, स्वास्थ्य विभाग का सबसे, मैं कहूं कि इस वक्त जो कोरोना योद्धा, ये दो ही डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नजर आते हैं। हालांकि और भी कई विभाग है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों के पास है। तो ऐसे लोग जो अक्सर इस प्रकार के गलत काम करते हैं, अमानवीय तरीके से इन दोनों के साथ पेश आते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है ताकि इन लोगों का हौसला बढ़े और लगातार ये अपने काम को मुस्तैदी के साथ करते रहें? शमशेर जी, जिस दिन गुड़गांव के सीमा पर पथराव हुआ पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, तो मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका स्टैंड लिया। मैंने कहा जो दिन रात प्रदेश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, मैं किसी को पत्थर नहीं मारने दूंगा। और मैंने अधिकारियों से कहा कि पत्थर मारने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और की गई। उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जहां जहां पर मेडिकल के, वैसे हमारे हरियाणा में बहुत कम हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर हुआ कोरोना योद्धाओं के खिलाफ कोई भी, अगर लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो हमने सख्त कार्रवाई की है उन सब के खिलाफ। और अब तो ऑर्डिनेंस भी केंद्र सरकार ने बना दिया कि जो एपिडेमिक एक्ट था उसमें संशोधन किया, और उसमें कोरोना योद्धाओं को, डॉक्टर्स को अपना काम अच्छी तरह से वो कर पाए। और लोग बेवजह जिस प्रकार के कई प्रदेशों में घटनाएं हुई, शुरू में कई घटनाएं आई कि पथराव हुआ, लोगों ने बदतमीजियां की, वो ना कर सके, तो ऐसा केंद्रीय कानून भी बनाया। और हरियाणा में हमने पूरी सख्ती कर रखी है इस मामले में। और डॉक्टर्स को अभी कुछ दिन पहले हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे, आईएमए के लोग थे, हमारे सारे सिविल सर्जन थे। मैंने उनको कहा कि आप निर्भीक होकर काम करें, आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। जी, आपने ये भरोसा दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो मनोबल अब हम देखते हैं और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये जो संख्या की जहां तक बात आती है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें या फिर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये कोरोना काल है, ये लंबा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जितनी फोर्स है, वो चाहे डॉक्टर्स की है या पुलिस कर्मचारियों की है, वो उतनी ज्यादा सफिशिएंट तो नहीं है। हालांकि प्रयास होते रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां और बदलेंगी, तो क्या इनके अंदर भी और ज्यादा इजाफा करने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो? नहीं, देखिए, अब क्योंकि अभी कोई कोरोना का सिरा नजर नहीं आ रहा, और ऐसे लग रहा है कि ये काफी लंबा चलेगा और इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जीने की पद्धतियां बदलनी पड़ेंगी, उसके लिए नए कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। और
दिनों तक लोगों को घरों में बंद करके भी नहीं रखा जा सकता था, इकोनॉमिक गतिविधियां सारी बंद हो गई थी। जी। तो फिर विशेषज्ञों ने ये समाधान दिया कि दोनों चीजें साथ साथ चलें, सख्ती भी चले और लोगों को व्यापारिक गतिविधियां भी चलें, क्योंकि सरकारें भी पूरी तरह से अफेक्ट हो गई थी। सभी प्रदेश सरकारों को इसका असर हुआ और जब जब प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो सभी मुख्यमंत्रियों ने ये विषय उठाया कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है प्रदेशों की और सबकी बात को मानते हुए अब ढील दी गई है। अब ढील दी गई है तो हमारा काम भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब हमें अब अगर लोग बाजार में शॉपिंग करने आते हैं तो अब जैसे 9 से 6 आप बाजार खोलने लग गए, तो देखने में आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को खुद ब खुद मेंटेन नहीं करते हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई, अब हर दुकान पे तो मैं पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो लोगों को स्वयं के प्रेरणा से करना पड़ेगा। जी। हम उसके लिए लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। आप लोग भी चैनलों के माध्यम से बार बार लोगों को बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन फिर भी मानव स्वभाव है, नहीं रख पाता। तो हमारा काम और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम इसको बखूबी करेंगे। हम कानून भी बनाने जा रहे हैं कि जो मास्क नहीं डालेगा या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ जुर्माना लगाया जाएगा। वो जुर्माना लगाने से हमारा मतलब किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, हमारा मतलब इस चीज को सख्ती से लागू करवाना है ताकि लोग इसके कारण अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाकर रखें। ये इजाफे को लेकर जैसे मैं जानना चाहूं तो कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में नई भर्तियां पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य नहीं, विभाग? अभी ये कोई समय नहीं है कि अब इसमें हम भर्तियां करें और भर्तियां करने के बाद फिर जरूरत नजर आती है सर कहीं? अभी लगता है ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। 6-7 महीनों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है और ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको फील्ड में उतारा जाता है, एकदम तो नहीं। अलबत्ता हमारी रूटीन भर्तियां का हमारी सैंक्शन हुई हैं और पोस्टें सैंक्शन हुई हैं। डॉक्टर्स की हमने भर्ती की है, लगभग 300 डॉक्टर की भर्ती की है। उसकी प्रक्रिया भी कोरोना शुरू होने से पहले ही हो गई थी, लेकिन कोरोना काल में ही हमने उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए और लोगों ने ज्वाइन किया है। 300 के करीब डॉक्टर भर्ती हुए हैं और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। अच्छा बिल साहब, एक चीज हम देखते हैं कि रिसर्च एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर काम होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं अगर भारत के अलावा केवल अपने हरियाणा की बात करूं तो रिसर्च पे कितना काम होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी दवा बनती है तो हम ज्यादातर हम निगाहें हमारी जाती हैं दुनिया के उन तमाम विकसित देशों की तरफ जो इन चीजों को लेकर लगातार प्रयासरत रहते हैं और वहां पर इन चीजों की जरूरत भी ज्यादा है। अगर मैं किसी संक्रमण की बात करूं तो वहां पर ज्यादा होता भी है। तो भारत में या हरियाणा में इसको लेकर कितना काम होने की जरूरत है? और जो बजट की बात करें, देखिए बजट जो निर्धारित किया गया, जो हरियाणा में इस बार बजट स्वास्थ्य विभाग को मिला या पुलिस डिपार्टमेंट को मिला, तो वो जिस काम के लिए तैयार किया गया था वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जहां तक अनुसंधान की बात है, ये तो सारे विश्व में इस वक्त चल रहा है और इसकी मेडिसिन पर भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि एज सच कोई मेडिसिन नहीं थी। जो दूसरी बीमारियों की मेडिसिन थी या जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, उसी से ही मरीजों को ठीक किया जा रहा है। और अगर आप हरियाणा में देखें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 66% है, जो कि देश में बहुत अच्छा है कि हमने उनको ठीक किया है। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उन्हीं से ठीक किया है। इसकी कोई स्पेसिफिक ना तो मेडिसिन अभी तक आई है और ना ही कोई इसकी वैक्सीन अभी तक आई है। जो देश में रिसर्च चल रही है उसमें आईसीएमआर ने पीजीआई रोहतक को भी एक मेडिसिन पर अनुसंधान करने के लिए
कहा है और उस पर पीजे रोहतक उस पर काम कर रहा है। इसके अलावा हमने आदेश दिए हैं कि इस कोरोना काल की एक एक घटना की डॉक्यूमेंटेशन की जाए। उसके लिए बकायदा हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें सीनियर डॉक्टर्स को रखा है और पीजीआई के सारे मेडिकल कॉलेजेस के लोगों को रखा है कि एक एक मरीज की उसमें हिस्ट्री, किससे ठीक हुआ, क्या मेडिसिन दी गई, वो आने वाले समय में फ्यूचर कभी भी अगर कोई ऐसी महामारी फैलती है तो वो जो स्टडी होगी जो अब की हुई होगी उससे हमें आने वाले समय में लाभ मिलेगा और हमें पता लगेगा कि हम किस किस स्टेज से होकर गुजरे और शुरुआती दौर में ही क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, जो इस बार शायद हम लेट हो गए। और अगर WHO हमें पहले गाइड करता, शुरू में हमें बता देता, जैसे ही वुहान में बीमारी फैली थी तो WHO ने मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं त्रुटि की है, उसको सारे देशों को बताना चाहिए था। तो हम ये सारा सामान पहले अरेंज कर सकते थे क्योंकि हमारे देश में तो पीपी किट्स नहीं बनती थी। आज तो लोगों ने, हिंदुस्तान ने कमाल कर दिया, 2 लाख पीपी किट्स रोजाना बन रही हैं। एकदम लोगों ने पीपी किट्स भी बनवाई और उनको अप्रूव भी करवाया क्योंकि सर्टिफाइड करवाया। केवल सर्टिफाइड पीपी किट्स ही ली जा सकती हैं। तो अगर पहले बताया जाता तो पहले इन सब चीजों आप क्या का मानते हैं जिस तरह से वायरस हिंदुस्तान में फैला, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं, जो सरकार की तरफ से कुछ, हम भी, हमारी तरफ से भी कोशिश रहती है, हमारा देश भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव है। जैसे अमेरिका ने सीधा आरोप लगाया चाइना पर और भी तमाम कंट्रीज, उनका ये कहना है कि चाइना इसके लिए जिम्मेदार है। तो भारत उसको लेकर क्या पक्ष रखता है अपना? देखिए, ये जो वायरस है ये हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं होता, बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेड है, ये तो विदेश से आया है, किसी ना किसी कैरियर के माध्यम से आया है। हालांकि सरकारों ने शुरू में काफी एहतियात बरती, एयरपोर्ट पर ही सबका स्कैनिंग भी की और उनको होम क्वारंटाइन भी किया। लेकिन फिर भी अगर आज हिंदुस्तान में कोरोना है तो हमें मानना पड़ेगा कि किसी न किसी के माध्यम से ही आया, किसी न किसी के साथ ही आया। ये खुद चल के चाइना से हिंदुस्तान तक नहीं आ सकता, ये हवा में नहीं फैलता कि हवा में उड़ के आ गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी के माध्यम से आया है और पूरी एहतियात बरतने के बावजूद भी, पूरी एहतियात बरती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ चूक हो सकती है, जहाँ लोग कोताही कर सकते हैं कि उनको जिस प्रकार से क्वारंटाइन होना चाहिए था उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया। जहाँ ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ये असिम्प्टोमेटिक था, लोगों को पता ही नहीं लगा कि वो कोरोना अफेक्टेड हैं और वो विदेश से आए और वो लोगों में मिलते जुलते रहे, अपने काम धंधे करते रहे, दुकान पे जाते रहे, दफ्तर जाते रहे। उन्होंने माना कि हमें तो कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना था, उनमें सिम्टम नहीं शो हुए। हो सकता है कि उनमें उनकी वो अंदर की ताकत कि वो बीमारी को कंट्रोल करके रख सकते हो, लेकिन उनसे बीमारी फैली और किसी भी प्रकार से ये जैसे भी हुआ ये मैन टू मैन ही फैली है, इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। ये अब वुहान की लैब पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वहां से निकला है। नहीं, देखिए, अब ये आरोपबाजी है, अब इसको मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं ये कहता हूं कि अब इसके ऊपर जब ये सारा ठीक हो जाएगा उस वक्त ध्यान देना चाहिए। इस वक्त तो इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इससे लड़ना कैसे है और इससे जीतना कैसे है, इससे बचना कैसे है। कहां से शुरू हुआ वो तो एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया, वो तो बाद में भी लिखी जा सकती है, लेकिन अभी इस वक्त तो हमें इससे बचने के उपायों पर ही ज्यादा विचार करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं, अलग अलग पैथी की बात करते हैं, एक एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी की बात होती है, तो हमारे हरियाणा में आयुर्वेद का बड़ा स्कोप बन सकता है और आयुर्वेद का काम ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है।
होम्योपैथी को लेकर भी बात होती है तो वो भी कहते हैं कि हमारा काम भी यही है। तो क्या इसको लेकर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तो यही पैथी ऐसी हैं जो इंसान के अंदर की, नेचुरोपैथी की बात करें, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करती हैं। तो वहां हरियाणा कहाँ खड़ा आज उस स्थिति को लेकर, क्या देखते हैं आप? नहीं, उसको उसको लेके भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट जाकर गिलोय की गोलियां लोगों में बांटी हैं। जी। और अब जो केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी दी थी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए, एक काढ़ा बनाया था, जी। उसके हम पोच बना रहे हैं और 5 लाख पोच जो हैं हर जिले में हम बांटेंगे कि ताकि लोग वो काढ़ा रोज पिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करें। उसी प्रकार से होम्योपैथिक वाले भी वो अपनी उनकी जो मेडिसिन है, वो आर्सेनिक उनकी एक मेडिसिन है और वो बड़े स्तर पर लोगों को बांट रहे हैं। खास तौर से जो कोरोना योद्धा हैं उनको वो जा जाकर दे रहे हैं कि वो उसको का ये कहना है, उनका ये दावा है कि वो कोरोना से बच सकते हैं। तो ये हम मानकर चल सकते हैं कि जब तक हमारे देश में या पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन नहीं बन जाती है तो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आती है। चाहे वो पीपी जैसे हम किट्स को लेकर काम ने अच्छी खासी बना ली है, तो अब होम्योपैथी और आयुर्वेद इन दोनों पर और बेहतर तरीके से काम होना चाहिए। बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। और क्योंकि जो आयुर्वेद है वो तो युगों युगों से एक्सपेरिमेंट हुए हैं जी। और आयुर्वेदिक वाले उसी पर चलते हैं ज्यादा कि उनकी कौन सी मेडिसिन है, उसी के आधार पर उनकी जो दवाइयां हैं वो लोगों को दे रहे हैं। और हमने शुरू में ही उनको कहा कि आप भी समानांतर तौर पर जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो इसके ऊपर काम करें, और उन्होंने अच्छा काम किया है। जांच जब होती है हिंदुस्तान में, हमने बाहर से कई बार जांच करने के लिए किट्स मंगवाए, उनमें कई सारी खामियां नजर आई। तो ये जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, किट्स वगैरह जो आयात करते हैं जांच के लिए, जो भी चीजें हम तैयार करते हैं, तो उसमें खामियां कई बार देखी जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जांच किट्स को लेकर, और इस वक्त जो जांच चल रही है पूरे हरियाणा में या देश में, उससे कितने सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए, जो RT-PCR टेस्ट है उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारी जो 13 लैबें हैं वो RT-PCR की ही हैं। उसमें एक प्राइवेट लैब थी, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे थे, उसका हमने ICMR को लिख रहे हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये जो ऑब्जेक्शन लगा, वो जो रैपिड टेस्ट किट थी जो चाइना से मंगवाई थी, उसका जो रिजल्ट थे उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। हमारे हरियाणा में भी मनेसर में एक साउथ कोरिया की कंपनी है, वो भी रैपिड टेस्ट किट बनाती है। हमने उनसे 1 लाख किटें ली थी और 25,000 हमने उसको दी थी इस्तेमाल करने के लिए, परंतु उसके टेस्ट भी संतोषजनक नहीं आए हैं। इसलिए अब हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, हम रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अब हमने अपनी ताकत बना ली है और हम लगभग 4,000 टेस्ट रोजाना करने की स्थिति में हैं हरियाणा में। और हरियाणा में ही हमारा जो RT-PCR टेस्ट है, जो फाइनल टेस्ट है, रैपिड टेस्ट किट से करने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक RT-PCR किट से उसका मशीन से उसका पॉजिटिव वो ना आ जाए, उसके बाद भी किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम बिल्कुल ऐसा हुआ भी। कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई कि कल परसों हम पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पहली 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आती हैं, फिर 2 नेगेटिव आती है, उसके बाद फिर 2 पॉजिटिव आती हैं। तो कई बार ये जो किट्स हमारी होती है उनमें कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आती है, उस वजह से ऐसा होता है। और इसके साथ साथ लोग भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लैब में अपनी जांच कराते हैं उनको भी अच्छा खासा जो है इसको लेकर पैसा देना पड़ता है। तो इसको लेकर हम कितने तत्पर हैं, कितने तैयार हैं, ताकि हर व्यक्ति को कोई जरूरत पड़े तो अपने जांच करा सके, बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े? नहीं, कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी सेंटर पे जाके अपनी जांच करा सकता है, कोई मनाही नहीं है।
और सरकारी जो साधनों से जांच की जा रही है वो बिल्कुल मुफ्त की जा रही है। हालांकि प्राइवेट लैब का केंद्रीय सरकार ने जो रेट तय किया हुआ है वो 4500 रुपये एक टेस्ट का किया हुआ है। जी। तो वो भी हम भी प्राइवेट से करवाते हैं। शुरू में हमें करवानी पड़ी क्योंकि हमारी सरकारी लैबें कम थी, तो हमने भी 4500 रुपये दिए, लेकिन हमने पेशेंट से कुछ चार्ज नहीं किया। पेशेंट को हमने पूरी तरह से फ्री इलाज किया। अफवाहों पर अक्सर देखते हैं बहुत से लोग, बहुत से ऐसे वैद्य बने बैठे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सी ऐसी चीजें डाल देते हैं कि कुछ नहीं है कोरोना, ये दवा खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है और लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। अच्छी खबर जो आती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो गलत खबर आती है उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं, उसको ज्यादा फैलाते भी हैं और उसी तरीके से अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं सर? नहीं, उसके लिए हमने अधिकारियों को कह रखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो गलत खबरें छापते हैं, गलत सोशल मीडिया में गलत मलत खबरें प्रचारित करते हैं। और हमने केस दर्ज किए भी हैं। इस कोरोना काल में काफी लोगों के खिलाफ हमने केस दर्ज किए हैं जिन्होंने झूठी खबरें उड़ा दी। कई बार मरीज तो ठीक होकर घर जा रहा था, पर उनके सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि ये मरीज की मृत्यु हो चुकी है और वो लोगों में भय का वातावरण पैदा करते थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। मरीज जो ठीक होकर घर आ जाता है या फिर वहां से निकलता है तो अक्सर हम देखते हैं मीडिया के सामने हाईलाइट हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि उसको बहुत ज्यादा आगे लेकर नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिखाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोरोना से लड़कर आया तो वो तो एक ऐसा योद्धा है जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। नहीं, ये शुरू शुरू में लोगों में भय का वातावरण था कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो ऐसा सोचते थे कि इसको अपनी सोसाइटी में ना रहने दें या अपने मोहल्ले में ना करने दें। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ वो ठीक हो गया और लोगों को ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो इस लड़ाई में लड़कर जीता है और जीतकर सामने आया है, ठीक हो गया है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। वो बिल्कुल हमारे समाज का हिस्सा है और उसको बहुत आदर और सम्मान के साथ देखना चाहिए। दूसरे राज्यों के साथ यातायात सेवा को लेकर हम बात करना चाहें, हालांकि भाई स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? बसों को लेकर जैसे बात हुई तो आपने उसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की, अभी ठीक नहीं है। तो ये जो यातायात परिवहन सेवा है इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में शुरू कर सकते हैं? देखिए, अब ये दोनों ही चीजों में कशमकश है। एक पक्ष ये कहता है कि सब तरह की ढील दे देनी चाहिए और दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर सब तरह की ढील हम देंगे तो बीमारी पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई आएगी। तो ये कश्मकश चलती रहती है। अब वो बसें चलाने का, दिल्ली से और दूसरे प्रदेशों से बसें चलाने का एक मूव थी, तो मुझको लगता था कि दिल्ली तो बहुत ज्यादा संक्रमित है, बॉर्डर्स तो हमने सील कर रखे हैं, अगर बस चल पड़ेगी तो फिर तो कोई भी बस में बैठेगा आ जाएगा। और इतने हम डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे कि एक एक आदमी का टेस्ट करें, हर आदमी को क्वारंटाइन करें? तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि भाई अभी ये बसें ना चलाई जाएं और इससे हमारा संक्रमण फैलेगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी मेरी बात को माना और हमने बसों को चलने पर रोका। पर अब आप देखिए, अब जो डोमेस्टिक एयरलाइन है वो चालू कर दी हैं। 1 जून से कह रहे हैं कि गाड़ियां चलेंगी तो दिन में 10-10, 15-15 गाड़ियां आपके रेलवे स्टेशन पर आकर रुकेंगी। तो मैं हर रेलवे स्टेशन पर तो अस्पताल नहीं बना सकता। मैं हर आने वाले जो यात्री है उसके सारों के टेस्ट करना बहुत कठिन काम है। तो हम विचार कर रहे हैं कि कैसे किया जाएगा कि दोनों चीजों का दबाव जो है समानांतर चल रहा है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 20 लाख करोड़ राहत पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इस पहल को कैसे आप मानकर चल रहे हैं? क्या वाकई में ये एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगा, हमें किसी अन्य देश की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसी तरह की इच्छा शक्ति सरकारों की होनी चाहिए और आम आदमी भी उसी तरह से अपने आप को तैयार भी करे?
देखिए, पहले विपक्ष कह रहा था कि जीडीपी का, राहुल गांधी जी का बयान आया था कि कम से कम 6% सरकार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10% जीडीपी का दिया जी। 20 लाख करोड़ रुपया हमारी इकोनॉमी में पंप इन किया गया है जी। और वो जो पंप इन किया गया है वो किसी न किसी तरीके से उसका हर इंसान को उसका लाभ मिलेगा। अगर एमएसएमई को दिया गया है, एमएसएमई चलेंगी, वो रोजगार देंगी, उनको लाभ मिलेगा, रोजगार देंगी, उनकी जेब में पैसा जाएगा, उनकी जेब में पैसा जाएगा, वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, मांग ज्यादा बढ़ेगी, मांग ज्यादा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी। तो एक तरह से ये सारी इकोनॉमी को गति देने का काम किया गया है, बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम किया गया है। चलिए, ये मानकर चलें कि आत्मनिर्भरता की तरफ ये बेहतर कदम होगा। बिल्कुल। और पैसा देने के भी दो तरीके होते हैं। एक आदमी को भूख लगी, आपने उसको रोटी खिला दी, उसकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन 4 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगती है जी। और एक दूसरा तरीका है कि आपने उसको रोटी कमाने के काबिल बना दिया कि वो अपनी रोटी कमाए, अपनी खाए। ये बेहतर तरीका है। और अगर सरकारों ने शुरू से ही ये तरीके अपनाए होते तो आज इस प्रकार से मजदूरों को इतना भागना दौड़ना ना पड़ता, आज लोगों की हालत सुधरी हुई होती। तो मोदी जी ने दूसरा तरीका अपनाया है कि आत्मनिर्भर बने लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैद साहब, हमसे बातचीत के लिए, इस खास चर्चा में ऐसा जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त आप सुन रहे थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने जो अक्सर अपने बेबाक स्पष्ट शैली के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने भी हमारे सवालों का बेबाक तरीके से, स्पष्ट शैली से जवाब दिया। और जहां जहां उनको लगा कि जो बदलाव करने पड़ेंगे वो हम करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ लोगों की तरफ से भी उसी तरीके का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया हो, उससे आत्मनिर्भरता की तरफ ये कदम हमने बढ़ाया है, और आने वाले दिनों में ये ऐसा काम करेगा कि व्यक्ति रोटी कमाने लायक बने और दूसरे लोगों के लिए भी वो इस प्रकार के कामकाज करे। इसके साथ साथ हरियाणा में कानून व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को और किस तरीके से पटरी पर और बेहतर तरीके से लाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने खबरफास्ट के मंच पर जवाब दिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।